लास्ट क्लास में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पर क्वेश्चन किए थे। आज हम थोड़ा पेंडुलम पर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पेंडुलम बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। पेंडुलम प्रॉब्लम्स। तो पेंडुलम के बारे में थोड़ी सी कहानी आपको पता होनी चाहिए। पेंडुलम किस तरीके से मोशन करता है, उसका जो बॉब होता है पेंडुलम का, वो बेसिकली क्या करता है, आपका स्मॉल ऑसिलेशन करता है और जिसका जो पार्ट होता है वो एक सर्कल का पार्ट होता है। बस थोड़ा सा हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। तो जैसे हम इसमें सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमें क्या दिया हुआ है, दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2 जो दो डिफरेंट थ्रेड से किसी एक पॉइंट से सस्पेंडेड है। जैसे यहाँ पे क्या चार्ज पार्टिकल लिया हमने Q1 और इसका मास है m, और दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2, मास m। दोनों सेम नेचर के चार्ज है, इसलिए क्या होगा, जब आप उनको सेम पॉइंट से यहाँ से सस्पेंड करोगे तो दोनों रिपल्सन की वजह से यहाँ पर दूर दूर जाएंगे। ये एंगल आपको क्या दिया मैंने, थीटा। ये एंगल थीटा दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एंगल हमें थीटा दिया है। तो अब क्या होगा इसमें, इस पे क्या लगेंगे, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे वो हम देख लेते हैं। जैसे इस पर हम फोर्स देखते हैं तो सबसे पहले तो जो स्ट्रिंग में, जिस स्ट्रिंग से लटका हुआ है उसमें क्या रहेगा, टेंशन रहेगा T। दोनों स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, सेम। दोनों स्ट्रिंग की लेंथ हम क्या ले लेते हैं, सेम लेंथ L है। तो जिस स्ट्रिंग से लटका हुआ है उसके ऊपर क्या रहेगा, टेंशन T। इसके अलावा इसके ऊपर और क्या फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा इसके ऊपर mg, जो इसका ग्रेविटेशनल मास होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, इसके ऊपर एक जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स होगा, ये कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू हमें पता है, R की वैल्यू क्या होगा, R की वैल्यू हो जाएगी L sin थीटा और ये L sin थीटा। तो ये आपका R हम लिख सकते हैं R इक्वल टू 2L sin थीटा। ठीक है, तो R इक्वल टू 2L sin थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे R स्क्वायर क्या होगा, 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। इधर एक फोर्स लगेगा। तो तीन डिफरेंट फोर्स, सेम जो फोर्स लग रहा है इस पर भी सेम फोर्स लग रहा है। और ये दोनों चार्ज पार्टिकल यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम में। ये कौन सी कंडीशन दी गई है आपको, इक्विलिब्रियम कंडीशन दी गई है। इक्विलिब्रियम में मतलब क्या होगा, इस पर नेट फोर्स जीरो होगा, इस पर भी नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम में सॉल्व करेंगे हम, इसके लिए हमें क्या होगा, अब इसमें कौन कौन से पैरामीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टेंशन है T। हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम के लिए हम इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको रिजॉल्व करते हैं। अगर ये थीटा है तो ए वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल से हो जाएगा। अब अगर हम इसके कंपोनेंट करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, इसका इधर कंपोनेंट आएगा T का क्या कंपोनेंट होगा, T cos थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट होगा T sin थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल को बैलेंस करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, T cos थीटा इक्वल टू mg, और दूसरा आ जाएगा T sin थीटा इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो इसमें से हम क्या क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके वेरिएबल कितने हैं। अब वेरिएबल कितना है, एक तो T हो गया टेंशन, हम इससे टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या हो गया, थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोनों के बीच की क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस भी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। और इसके अलावा चार्ज पार्टिकल भी हो गए आपके, दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2, उसमें से भी किसी भी चार्ज पार्टिकल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 वेरिएबल है, अगर आपको दो वेरिएबल पता है तो रिमेनिंग 2 वेरिएबल्स कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से आप दो वेरिएबल तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। समझ आ गया। हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, और उनके बीच की डिस्टेंस तो हम उसकी स्ट्रिंग की लेंथ से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इस पर ऐसे कई कई सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जो आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बस आपको करना क्या है, ये दो टाइप के क्वेश्चन लिखना है और उसमें दो वेरिएबल दिए होंगे और बाकी दो वेरिएबल्स आपको कैलकुलेट करना होगा। कभी आपको एंगल दे दिया, स्ट्रिंग की लेंथ दे दी, एक चार्ज पार्टिकल दे दिया, दूसरे चार्ज पार्टिकल की वैल्यू और टेंशन की वैल्यू पूछ सकता है। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन इस पर बनाए जा सकते हैं। हजारों क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ऐसे जब आप क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। समझ आ गया? हम इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, हमने दो चार्ज पार्टिकल लिए Q1 मास m, दूसरा लिए Q2 मास m। दोनों चार्ज पार्टिकल लिए, दोनों चार्ज पार्टिकल को जब हमने एक पॉइंट से सस्पेंड किया तो वो क्या पर इतनी डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम में रहे। अब इक्विलिब्रियम में रहे, यहाँ पर हमने देखा कि आपको एंगल क्या दिया हुआ है, इक्वल। एंगल इक्वल क्यों दिया गया कि एंगल इक्वल होगा, हमेशा एंगल इक्वल होगा। ये एंगल इक्वल हमेशा रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? तो दो चार्ज पार्टिकल है Q1, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्ज है, दोनों का मास बट सेम है, तो ये एंगल इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इक्विलिब्रियम में? तो एंगल इक्वल हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज ए वाला चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और इस पर जो फोर्स लग रहे हैं, इस पर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 by r स्क्वायर, टेंशन फोर्स और mg। जो इस पर फोर्स लग रहे हैं वही इस पर फोर्स लग रहे हैं, वही तो इस पर फोर्स लगेंगे, इस पे भी वही टेंशन T रहेगा। स्ट्रिंग्स आपकी आइडेंटिकल है, सेम स्ट्रिंग है, टेंशन सेम रहेगा। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो भी सेम लगेगा इसके ऊपर, और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg होगा वो भी यहाँ पर सेम रहेगा, ये mg हो जाएगा यहाँ पर। और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था वो भी आपका सेम रहेगा, K Q1 Q2 अपॉन 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तीनों पर, दोनों चार्ज पार्टिकल पर आपके आइडेंटिकल फोर्सेस हैं और इक्विलिब्रियम में तो दोनों क्या होंगे, आपकी जो क्या होगा वर्टिकल लाइन है उससे क्या होंगे, सिमेट्रिकली अरेंज्ड होंगे। सिमेट्रिकली अरेंज्ड होंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल इक्वल रहेगा। आगे समझे? अगर यहाँ पर डिफरेंट फोर्सेस होते, कोई भी एक फोर्सेस अगर अलग हो जाए तो फिर एंगल्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, इस तरीके से ये आपका पेंडुलम दिया गया है, इसी तरीके से आपका अरेंजमेंट है। दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, Q1 और Q2 दोनों का मास क्या है, m। इसका मास ले लेते हैं m1, इसका मास ले लेते हैं m2। ठीक है, इसका मास हम क्या ले लेते हैं, m2। तो अब इस केस में क्या होगा, एंगल्स अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। सपोज ये एंगल कितना है, θ1, ये एंगल θ2 है। इस केस में एंगल्स अलग अलग होंगे, θ1 और θ2 हमने एंगल ले लिया। कंडीशन वही सेम आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी है, स्ट्रिंग्स आइडेंटिकल है दोनों की, दोनों सेम पॉइंट O से सस्पेंडेड है, दोनों की लेंथ क्या है, L। ठीक है, ये वर्टिकल से θ1 एंगल बना रहा है, ये वर्टिकल से θ2 एंगल बना रहा है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कौन सा एंगल बड़ा होगा, इक्वल होंगे, θ1 इक्वल टू θ2 होगा, या फिर θ1 ग्रेटर देन θ2 होगा, या θ1 लेस देन θ2 होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? समझ आ गया? हमने दो चार्ज पार्टिकल लिए जिनका चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q1 है, Q2 है और मासेस m1 m2 है। इसमें मास सेम थे तो एंगल इक्वल था, यहाँ पर मासेस डिफरेंट है तो एंगल्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा? तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जिसके ऊपर फोर्स लगेगा, ज्यादा लगेगा, उसके अकॉर्डिंग एंगल चेंज होगा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो तो दोनों पे सेम ही है, दोनों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्या है, सेम। और वो किसके बराबर होगा, K Q1 Q2 by r स्क्वायर, जो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r। दोनों के ऊपर जो टेंशन लग रहा है, स्ट्रिंग आइडेंटिकल है तो टेंशन क्या रहेगा, सेम T, टेंशन T रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे, इसके ऊपर क्या लग रहा है, m2g, और इसके ऊपर क्या लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, m1g। क्या होगा, m1g फोर्स लग रहा है, तो बाकी दो फोर्सेस तो क्या है, सेम है, ओनली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे मास भी दिया हुआ है आपको, मास m1 क्या है आपका, ग्रेटर देन m2 है, m1 ग्रेटर देन m2 है। तो जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा
उसके अकॉर्डिंग एंगल चेंज होगा। इसके ऊपर m1 ग्रेटर देन m2 है, तो इस पर जो m1g लग रहा है वो m2g से क्या रहेगा, ज्यादा। m1g विल बी ग्रेटर देन m2g, m1g m2g से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो m1g इसको नीचे ज्यादा खींचेगा और ये क्या खींचेगा, इसको कम खींचेगा, इसको कम नीचे खींचेगा। इसलिए इसका जो एंगल होगा θ1 वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और θ2 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ आ गया? बिकॉज इसका मास क्या है, कम है, इसका मास क्या है, ज्यादा है। सॉरी, इसका मास m1 ज्यादा है, m1 ज्यादा है तो नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स लगाएगा m1g, इसलिए स्ट्रिंग को ज्यादा नीचे खींचेगा। और m2g इसका मास क्या है, कम है, तो ये कम खींचेगा, इसलिए ये वाला क्या होगा, वर्टिकल से कम एंगल बनाएगा और ये वाला ज्यादा एंगल बनाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, θ1 लेस देन θ2। क्या हो जाएगा, θ1 लेस देन θ2। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं एंगल्स किस तरीके से वेरी करेंगे। एंगल्स वेरी करेंगे अगर फोर्सेस क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। फोर्सेस अगर अलग अलग लग रहे हैं दोनों चार्ज पार्टिकल पर, तो फिर एंगल्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इससे पहले वाले एग्जांपल में फोर्सेस क्या थे, सेम, तो इसलिए एंगल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, और देखते हैं इसमें और थोड़ा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमें क्या गिवन है भाई, सेम चार्ज पार्टिकल गिवन है, दोनों चार्ज पार्टिकल के आइडेंटिकल है, चार्ज q मास m और चार्ज q मास m, सेम पॉइंट से सस्पेंडेड है, स्ट्रिंग्स आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स है, लेंथ क्या है l, और दोनों क्या है, अगर आइडेंटिकल चार्ज से मास भी आइडेंटिकल है तो दोनों वर्टिकल से सिमेट्रिक रहेंगे, इक्वल एंगल बनाएंगे किसी भी इंस्टेंट पर। अब आपको क्या दिया हुआ है, अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे क्या है, इक्विलिब्रियम, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे क्या है इनका, इक्विलिब्रियम। और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री से हम क्या करते हैं, इनको रिलीज कर देते हैं। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री से रिलीज कर देते हैं, तो एक्सीलरेशन हमें बताना है, एक्सीलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या होगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होगा। आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स है, l लेंथ है, चार्ज की मास m, दोनों पार्टिकल का चार्ज की मास m है। 45 डिग्री पर इन चार्जेस का इक्विलिब्रियम अगर आ रहा है, हमने इनको 60 डिग्री पर ले जाके छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो इनका एक्सीलरेशन क्या होगा। 60 डिग्री पे जब हमने रिलीज किया एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल एक्सीलरेशन का आपको बताना है 60 डिग्री पर ही। जब हम इसको जस्ट रिलीज करते हैं 60 डिग्री पर, जब हम जस्ट इनको 60 डिग्री पर रिलीज करते हैं तो एक्सीलरेशन कितना होगा। हमने क्या किया, थीटा इक्वल 60 डिग्री पर ले जाकर इनको रिलीज किया, तो रिलीज पॉइंट पर हमें इनका एक्सीलरेशन बताना है। समझ आ गया, रिलीज पॉइंट पर एक्सीलरेशन बताना है किसी भी चार्ज पार्टिकल का कितना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन देखेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन यहां पर बना लेते हैं। इक्विलिब्रियम कहां पर है, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री ये लेंथ l हो गई, यहाँ पे चार्ज q मास m, यहाँ पर भी चार्ज q मास m। इस पर क्या लग रहा था, टेंशन T टेंशन लग रहा है दोनों पर। अगर इसी पर ही फोर्स बैलेंस करेंगे, इस पर फोर्स क्या लगेगा, ये वाली डिस्टेंस देख लेते हैं, ये डिस्टेंस क्या आएगी, l sin 45, L sin 45, L sin 2L sin 45, 2L sin 45 क्या होगी, sin 45 1/√2, ये कितनी जाएगी, √2 है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √2L। इसके बाद फोर्स देखेंगे तो कितना लगेगा, KQ1 Q2 अपॉन r², तो √2L का होल स्क्वायर, ये होगा √2L का होल स्क्वायर। इसके अलावा यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, इसके ऊपर mg फोर्स लगेगा। अभी चार्ज पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम। अगर चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा,
नेट फोर्स 0 होगा, यहाँ पर क्या लग रहा है टेंशन, ये दोनों फोर्स क्या होंगे, अगर इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो नेट फोर्स आना चाहिए, इन दोनों का नेट फोर्स वो इसके अराउंड आना चाहिए, इसी के अराउंड। ये एंगल क्या होगा आपका 45 डिग्री पर आना चाहिए, ये तो आना चाहिए किलोमीटर में, तभी तो इसको कैंसिल आउट कर पाएगा। इन दोनों का जो नेट होगा वो इसके बराबर होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 हो पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए इक्वल, तभी तो इनका नेट 45 डिग्री पर आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो जाएगी, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं k q1 q2 बाई क्या हो जाएगा 2l स्क्वायर इक्वल टू mg। ये क्या होगी आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन, k q1 q2 बाई 2l स्क्वायर इंटू mg। इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। आगे समझे। अब क्या करते हैं, इसको जब हम 60 डिग्री से रिलीज करते हैं, तो जब हम 60 डिग्री पर ले जाएंगे, 60 डिग्री पर ले जाएंगे, यहां पर ले जाते हैं 60 डिग्री पर, ये एंगल क्या हो गया 60 डिग्री। डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री पे ले जाएंगे, एल लेंथ वही सेम है एल, तो इस लेंथ से हम क्या करेंगे, इसको रिलीज कर रहे हैं, इस पॉइंट से रिलीज कर रहे हैं, रिलीज पॉइंट है। जब यहां पर रिलीज करेंगे तो हमें पता है कि इसका जो पाथ होगा, कैसा पाथ होगा, सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कल में जाएगा, यहां से रिलीज किया, तो रिलीज किया तो हमें इसका रिलीज पॉइंट पे एक्सेलरेशन बताना है, तो कौन कौन से एक्सेलरेशन यहाँ पर लगेंगे। यहाँ पे फोर्स पता है हमें, फोर्स क्या लग रहा है, एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे टी जो डिफरेंट होगा, कुछ टेंशन फोर्स रहेगा, बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन कौन से लगेंगे इस पर, इधर लग रहा होगा, इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। अब आर यहाँ पे क्या होगा l sin 60, तो यहाँ से l sin 60 12 sin 60, 12 sin 60 क्या होगा √3l, sin 60 क्या होगा √3/2, यहाँ से क्या हो जाएगा √3l, यहाँ से फोर्स क्या लगेगा √3l का होल स्क्वायर ये लगेगा। इसके अलावा और क्या लगेगा इसके ऊपर mg, और क्या लगेगा mg, ये फोर्सेस यहाँ पर लग रहे हैं, समझ आ गया। अब इसका पाथ क्या होगा, इसका पाथ सर्कल में होगा, तो जब रिलीज किया उस पॉइंट पर इस पर क्या क्या एक्सेलरेशन होगा, तो हमें सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन ध्यान रखना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन में कौन कौन से एक्सेलरेशन होते हैं, दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक रेडियल एक्सेलरेशन जो उसकी रेडियस के अलाउंग होता है, और दूसरा होता है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो उसके सर्कल के टेंजेंट के अलाउंग होता है। ठीक है, तो रेडियल एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, उसकी स्पीड की वजह से या फिर एंगुलर स्पीड की वजह से। तो यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पर तो रेडियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, होगा यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि रिलीज पॉइंट पर इसका ओमेगा क्या होगा, ओमेगा एट द रिलीज पॉइंट वो क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा आपका 0 हो जाएगा। ओमेगा जब हमने क्या किया, रिलीज किया, एट द रिलीज पॉइंट ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा रिलीज पॉइंट पे देखेंगे तो वो आपका 0 रहेगा। इसलिए क्या होगा, ओमेगा जब 0 होगा तो इसका रेडियल एक्सेलरेशन भी 0 रहेगा। ठीक है, यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं जो एक्सेलरेशन रेडियल होगा वो तो 0 रहेगा। तो रेडियल एक्सेलरेशन तो 0 होगा, बिकॉज रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है ओमेगा स्क्वायर आर या v स्क्वायर बाई आर, रेडियल रिलीज पॉइंट पर उसकी स्पीड भी 0 है तो वो भी रेडियल एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ओनली एक्सेलरेशन क्या रहेगा इसके पास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके अलोंग आएगा, इसके परपेंडिकुलर, रेडियस के परपेंडिकुलर ही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ओनली एक्सेलरेशन क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो फोर्सेस हैं हम इस स्ट्रिंग के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं, इसके अलोंग और परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से, और ऐसे ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। जब हम ऐसे रिजॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इधर क्या है उसका वर्टिकल डायरेक्शन में, यहाँ से एक्सेलरेशन क्या है g, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं,
अगर जैसे इसकी वैल्यू लिखते हैं हम, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले k q1 q2 बाई 3l स्क्वायर, ये कितना होता है k q1 q2 बाई 3l स्क्वायर, यहाँ पे क्या था 2l स्क्वायर, तो k q1 q2 बाई 3l स्क्वायर, इसकी अगर हम वैल्यू लिखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से k q1 q2 बाई l स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी 2mg, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2mg बाई 3, 2mg बाई 3, जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी वैल्यू क्या है 2mg बाई 3, इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने यहाँ पे यूज किया है, तो 2mg बाई 3 मतलब इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 2g बाई 3 और इस डायरेक्शन में g, तो इनको हम रिजॉल्व कर लेते हैं, इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर, तो 2mg बाई 3, तो एंगल देख लेते हैं यहाँ पर, ये 60 डिग्री एंगल है, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो 30 60 ये कितना हो गया 30, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ओके, तो अब हम क्या कर लेते हैं इन फोर्सेस को, जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, रेडियल डायरेक्शन में यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पर इनको क्या कर लेते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में और रेडियल में रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक्शन क्या होगा g, मास से डिवाइड कर देंगे और इस डायरेक्शन में क्या है 2g बाई 3, तो g का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, g का कंपोनेंट इधर आ जाएगा g, और g का इधर कंपोनेंट क्या होगा g cos 30, और इधर ये 2g बाई 3 है, इधर एक्शन क्या है 2g बाई 3, तो इधर इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा ये 2g बाई 3 और cos 60, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 2g बाई 3 cos 60, बाकी इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इधर कंपोनेंट करने का कोई मतलब नहीं है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा इसका, बिकॉज पार्टिकल का मोशन इधर होगा डाउनवर्ड, तो इसका एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे g cos 30 माइनस 2g बाई 3 cos 60, g cos 30 माइनस 2g बाई 3 cos 60, इसको सॉल्व कर लेंगे, g कॉमन आ जाएगा, cos 30 की वैल्यू क्या होगा, cos 30 की वैल्यू √3/2 और यहाँ से cos 60 की वैल्यू 1/2, तो √3/2 माइनस 1/3, ये क्या होगा इस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा। समझ आ गया, यहाँ पर आपका थोड़ा सा सर्कुलर मोशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, सर्कुलर मोशन में दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हमने यहाँ से इसको रिलीज किया था, तो रिलीज पॉइंट पर इसका जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो कितना रहेगा 0, बिकॉज रिलीज पॉइंट पर ओमेगा क्या होगा ओमेगा 0 होगा, इसकी स्पीड 0 होगा, ओनली जो एक्सेलरेशन बचेगा वो किस डायरेक्शन में होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जो इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेट करके ले जाएगा। ओके, सो हमने यहाँ पर देखा कि इसके ऊपर फोर्स, दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q1 q2 बाई √3l का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करेंगे तो 2mg बाई 3 के बराबर, और नीचे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है mg, तो यहाँ पर इसके ऊपर दो एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में देखेंगे तो g होगा और इस डायरेक्शन में देखेंगे 2g बाई 3, दोनों को हमने क्या किया टेंजेंशियल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया तो नेट एक्सेलरेशन कितना आ गया g cos 30 माइनस 2g बाई 3 cos 60, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आया, तो इस तरीके से हम इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें आगे देख लेते हैं और थोड़ा सा और डिफरेंट प्रॉब्लम्स में देख लेते हैं। सपोज हमें क्या गिवन है इस तरीके से, दो चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं, एक चार्ज पार्टिकल यहां से लटका हुआ है, इसके ऊपर चार्ज Q, मास m, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है f, और दूसरा चार्ज पार्टिकल यहां पर इस तरीके से लटका हुआ है, और दूसरा चार्ज पार्टिकल यहां से कुछ डिस्टेंस पर यहां पर है, ये डिस्टेंस आपको दिया गया d डिस्टेंस पर, इस पर चार्ज क्या है -q और m। जब हम दोनों चार्ज पार्टिकल यहां से रिलीज करेंगे तो बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स ये क्या आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, तो इनकी सिचुएशन हमारी क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी, सिचुएशन क्या होगी इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पर ही आ जाएगा, और एक कुछ एंगल बना लेंगे यहाँ पर, बिकॉज चार्ज पार्टिकल आइडेंटिकल है तो क्या एंगल बनाएंगे, सेम एंगल बनाएंगे, मास सेम है, चार्ज सेम है, ठीक है।
तो इस तरीके से इनके बीच की डिस्टेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी डिस्टेंस होगी। अगर इसके ऊपर फोर्स देखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, mg लगेगा। इसमें रस्सी में जो टेंशन क्या होगा, T, दोनों के ऊपर T टेंशन रहेगा। इसके ऊपर भी फोर्स क्या लग रहा है, mg, और दोनों के ऊपर सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, Fe। अट्रैक्शन फोर्स होगा तो इस तरफ फोर्स लगेगा, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, इस तरीके से लगेगा। अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस देखें हमने, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डी डिस्टेंस है टोटल, एल है आपकी स्ट्रिंग की लेंथ एल, तो ये वाला कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा, तो हो जाएगा डी माइनस 2l साइन थीटा, टी माइनस 2l साइन थीटा। फिर से हम क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम कंपोनेंट करेंगे किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पर, ये आपको कह दिए इक्विलिब्रियम में कंडीशन दी है, इक्विलिब्रियम में चार्ज पार्टिकल यहाँ पर, इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर यहाँ पर है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, टी कॉस थीटा, इक्वल टू क्या होगा, mg, और दूसरा इधर लिख सकते हैं हम, क्या आएगा यहाँ पर, t साइन थीटा। ये किसको बैलेंस करेगा, t साइन थीटा, इधर वाला कंपोनेंट इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, k q1 q2 बाई r स्क्वायर, r क्या हो जाएगा यहाँ से, d माइनस 2l साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, d माइनस 2l साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर से आपको अगर दो वेरिएबल दिए तो बाकी दो वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आ गया, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपका कॉन्सेप्ट वही सेम है, आपको क्या करना है, जो भी अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो सारे फोर्सेस को बैलेंस करना है, और बैलेंस कंडीशन लगा के अगर आपको एक दो वेरिएबल दिए गए तो रिमेनिंग टू वेरिएबल्स निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। कैसे इसमें बहुत सारे हमारे ऊपर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब इससे थोड़ा और हम आगे चलते हैं, थोड़ा और डिफरेंट टाइप की और अच्छे से क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। नया कॉन्सेप्ट क्या है, ऑलरेडी आपने अगर पढ़ा होगा 11th ही पढ़ा होगा वेक्टर्स और मैकेनिक्स में, और नहीं तो आप मैथ्स में पढ़ोगे आप वेक्टर्स वाले चैप्टर में, वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लामीज थ्योरम, शायद आपने इसके बारे में सुना होगा, लामीज थ्योरम। ओके, ये जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको जनरली क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। लामीज थ्योरम क्या होता है, जैसे कोई भी एक पार्टिकल है, तो उसके ऊपर 3 डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, और वो इक्विलिब्रियम में है। इस तरीके से इस पर F1 लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, F2 लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है, F3 लग रहा है। ये 3 डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, और पार्टिकल क्या है आपका, इक्विलिब्रियम में। ये क्या है आपका, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 है, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम के लिए क्या रहेगा, इन तीनों का सम F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू क्या होगा, 0। नेट फोर्स क्या रहेगा, 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें ये एंगल पता है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल क्या है, बीटा, और ये एंगल क्या है, गामा। एंगल अल्फा दिया है, बीटा दिया है, गामा दिया है, उन तीनों का सम क्या दिया है, 0। इस तीनों का सम 0 है, दैट मींस क्या है आपका, इक्विलिब्रियम है। तो हम वेक्टर की कंडीशन यूज करके, वेक्टर एडिशन वाला मेथड यूज करके, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये हमारी क्या होती है, लामीज थ्योरम होती है, जो हमारा वेक्टर्स का ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करके और बेसिकली साइन रूल यूज करके लॉ आता है, ठीक है। ये आप मैथ्स पढ़ोगे तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप मैकेनिक्स में भी लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में भी ये पढ़ोगे। तो सिंपल सी लामीज थ्योरम है, जो आपको बेसिकली थोड़ा सा पता होना चाहिए। कुछ सर्टेन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे क्या है, आपको अगर इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको टेंशन निकालना है या कोई और चीज निकालना है, तो क्या कर सकते हैं आप, सीधा इस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। जैसे हमें क्या पता है, T
अपन टेंशन फोर्स निकालना है। तो टेंशन फोर्स निकालना है तो इस पार्टिकल के लिए अगर हम देखेंगे टी का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ये 90। तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए, टी अपॉन साइन 90 इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक और दूसरा फोर्स ले सकते हैं यहाँ पर, ये 90 डिग्री है, mg के फॉर्म में लिखेंगे। तो mg अपॉन क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। mg के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला। तो सीधे सीधा आपको पता चल जाएगा टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, mg अपॉन साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। mg अपॉन cos थीटा, ठीक है। F1 अपॉन इस फोर्स के अपोजिट एंगल लेना है, फोर्स का अपोजिट एंगल ये हो गया साइन 90 और इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, 90 प्लस थीटा। तो टेंशन क्या आ गया, mg बाई cos थीटा। टेंशन कितना हो जाएगा, mg बाई cos थीटा, वो यहाँ से भी दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से और भी बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे सिंपल क्वेश्चन में तो लामिस थ्योरम की जरूरत नहीं पड़ती है। जब क्वेश्चंस क्या होते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं तो वहां पर जरूरत हमें पड़ जाती है। जैसे एक क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इनोड का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें इसकी क्या जरूरत पड़ेगा। अगर इसको ये आपको पता है, थ्योरम पता है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर थोड़ा सा ये आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें हमें क्या दिया गया, एक क्या है, इस तरीके से एक वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल है। उन्होंने क्या लिया, इस वॉल पर एक पॉइंट लिया ओ, इस पॉइंट यहां पर क्या लिया, एक पॉइंट लिया ओ, और ओ से कुछ एल डिस्टेंस नीचे, ओ से एल डिस्टेंस नीचे एक उन्होंने क्या किया, एक चार्ज क्यू चिपका दिया। उन्होंने यहाँ पर एक चार्ज क्यू चिपका दिया, ठीक है। इस तरीके से एक क्यू चार्ज यहाँ पर चिपका दिया, एल डिस्टेंस नीचे, एक क्यू चार्ज का यहाँ पर फिक्स है, समझ आ गया। फिर उन्होंने क्या लिया, ओ पॉइंट से एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग से एक चार्ज क्यू एल लेंथ की स्ट्रिंग से लटका दिया। एल लेंथ की स्ट्रिंग से जब हम चार्ज क्यू को लटकाएंगे तो वो क्या होगा, वो इस चार्ज पार्टिकल पास नहीं रहेगा, कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे रहेगा बिकॉज ऑफ द रिपल्सन, सेम नेचर के चार्ज है, तो वो इस तरीके से रहेगा। इसका क्या है, चार्ज क्यू मास एम, इस तरीके से लटका दिया। तो जब हमने उसको लटकाया एल लेंथ की स्ट्रिंग से, तो एल लेंथ की स्ट्रिंग से लटकाएंगे, अगर ये चार्ज नहीं होते तो यहीं पर आ जाता, लेकिन चार्ज रिपल्सन की वजह से ये यहाँ पर रहेंगे। तो ये एंगल किसी थीटा पर क्या था, इक्विलिब्रियम में था, इसी एंगल थीटा पर इक्विलिब्रियम में था। इस तरीके से चार्ज क्यू मास है, किसी भी एंगल थीटा पर क्या था, इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम में था। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है, हमें क्या करना है, कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग। समझ आ गया। यहाँ एक चार्ज क्यू है जो यहाँ पर दीवार पर फिक्स है, एल डिस्टेंस पर फिक्स है पॉइंट ओ से, और एक दूसरा चार्ज है वहाँ, वो कहाँ पर है, ओ से हमने एक स्ट्रिंग लिया एल लेंथ का, और उससे आपका चार्ज क्यू मास है, सस्पेंडेड है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, जो स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा टी, उसकी वैल्यू आपको निकालना है, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ठीक है। सिंपल टेंशन निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, अगर डायरेक्टली फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वही तो क्या होगा, इसका जो पाथ है एक्चुअल में, एक्चुअल पाथ जो चार्जेस का, इस वाले चार्ज का होगा वो थोड़ा सा सर्कल सा होगा, बट जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इस लाइन के अलॉन्ग लगेगा, ये लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो लगेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा। इसकी जो वैल्यू होगा वो आप निकाल सकते हो, कितना आएगा, के Q1 Q2 बाई कुछ आ जाएगा, ये आर स्क्वायर जो भी आएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में हम देखेंगे। समझ आ गया। इसके अलावा और क्या फोर्स लगेगा इसके ऊपर, mg, जो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। हमें क्या निकालना है, टेंशन फोर्स निकालना है। तो टेंशन फोर्स निकालना है तो हमें पहले एंगल्स पता करना पड़ेगा, एंगल्स क्या है, एंगल्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा।
अब लामीज थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे एंगल्स देखेंगे, तो क्या होगा, ये वाला एंगल देखते हैं, जैसे ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, बिकॉज ये क्या है, स्ट्रिंग आइडेंटिकल लेंथ की और आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल इक्वल होंगे। हम इनको क्या ले लेते, सपोज एक्स ले लेते हैं, एक्स ले लिया। अब ये x हो गया, तो क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला एंगल जैसे इस तरीके से लेते हैं यहाँ पर, तो ये तो थीटा होगा, एंगल कितना होगा, थीटा, एंगल थीटा हो जाएगा यहाँ पर। इसको भी हम क्या कर देते, थोड़ा सा इस तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं, इस तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, 90 नहीं है, ये एंगल 90 नहीं है, बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे थीटा, तो ये थीटा है, ये वर्टिकल लाइन है, तो एंगल तो थीटा होगा, और ये एक्स है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एक्स, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यही होगा, ये थीटा हो गया, ये एक्स हो गया, बट ये वाला एंगल एक्स है और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो एंगल कितना होगा, 180 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, वो स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स है, तो 180 माइनस एक्स हो गया, समझ आ गया। बाकी एंगल तो हम निकाल सकते हैं। हमें कैलकुलेट क्या करना है, थीटा, टेंशन कैलकुलेट करना है, हमें बस यही दोनों एंगल चाहिए थे, ठीक है, यही दोनों एंगल से काम बन जाएगा। क्या होगा यहाँ से, अब लामीज थ्योरम लगा देते हैं, टी के सामने वाला एंगल क्या होगा, थीटा प्लस एक्स, टी के सामने वाला एंगल क्या होगा, थीटा प्लस एक्स, तो क्या लिख सकते हैं, टी अपॉन साइन थीटा प्लस एक्स, टी अपॉन साइन थीटा प्लस एक्स, ये होगा टी अपॉन साइन थीटा प्लस एक्स। और दूसरा क्या लिख लेते हैं, एम जी का अपोजिट एंगल लिख लेते हैं, तो ए वाले एंगल तो थोड़े क्या होंगे, गड़बड़ आएंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए आपको डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए आप सीधा एम जी के फॉर्म में कैलकुलेट कर लो। तो एम जी अपॉन क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन साइन 180 माइनस एक्स। अब एक्स तो हमें पता नहीं ना, यहाँ पर एक्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो आपका साइन 180 माइनस एक्स साइन एक्स हो गया, ये तो हो गया। अब थीटा और एक्स में आपको रिलेशन बेसिकली पता होना चाहिए, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ट्रायंगल में टोटल सम क्या होगा, 180, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं आप 180 माइनस 2x, थीटा की वैल्यू तो क्या होगा 180 माइनस 2x, बिकॉज एंगल्स क्या होगा, सम कितना होता है 180, थीटा की वैल्यू 180 माइनस 2x यहाँ पर रख देंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पर ये वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा 180 माइनस 2x रखेंगे, तो 180 माइनस x और 180 माइनस x कैंसिल हो गया, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, mg, टेंशन क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, समझ आ गया। इस तरीके से लामीज थ्योरम यूज करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर लामीज थ्योरम नहीं पता है तो फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एंगल्स हमें सही से पता नहीं है, और यहाँ पे काफी सारी चीजें डिस्टेंस वगैरह ये सब कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी हमें रहेगी, समझ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं हम पेंडुलम पर। तो हम नेक्स्ट पे क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर 11th में पढ़ा होगा, इसको हम कंजर्वेशन एनर्जी वगैरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट O दिया हुआ है, जहाँ पे एक चार्ज क्या है, Q फिक्स है, इस पॉइंट पर ये क्या है, फिक्स चार्ज पार्टिकल है, उससे एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ क्या है L, स्ट्रिंग से एक और चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है, मास M है, उसको हमने इस तरीके से सस्पेंड किया हुआ है, तो वर्टिकल प्लेन में इस तरीके से रस्सी से चार्ज Q मास M लटका हुआ है, ठीक है। हमें क्या बताना है, चार्ज Q को अगर हम क्या देते हैं, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी क्या देते हैं, U दे देते हैं, तो हमें U की मिनिमम वैल्यू बताना है, सो दैट इट कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्कल, जिससे कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है। इसको पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए U की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, U मिनिमम आपको बताना है, ठीक है, U की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सो दैट इट कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्कल, ये अपना सर्कल इस तरीके से कंप्लीट कर देता है, समझ आ गया। तो अगर आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर आपको थोड़ा सा याद होगा,
तो आपको पता होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, हमने जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में देखा था, वहां पर हम क्या करते थे, दो चीजें यूज करते थे, एक तो बैलेंस ऑफ फोर्सेस और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दो चीज यूज करते थे। इस तरह से देखा होगा हमने। इस तरीके से अगर आपका क्या था, कोई भी चार्ज पार्टिकल को वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम कराते थे, तो जब वो पार्टिकल जैसे यहाँ से मास m का चार्ज पार्टिकल था और वो u वेग से ज्यादा था, तो क्या होगा, उसका जो स्ट्रिंग में टेंशन था वो चेंज होता था। जैसे पॉइंट बी हो गया, ए सी हो गया, इस तरीके से। तो जो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा, इसकी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होता है, चेंज होगा, डिक्रीज करेगा, चेंज होगा, ठीक है। यहाँ से जैसे इससे ऊपर जाएगा तो टेंशन क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा, यहाँ से बी तक जाएगा, टेंशन डिक्रीज करेगा, बी से सी तक जाएगा और भी टेंशन आपका डिक्रीज करेगा, उसके बाद आपका इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। टेंशन जीरो हो सकता है कहीं पर भी, टेंशन आपका कहीं पर जीरो हो सकता है, कहां पर जीरो हो सकता है, टेंशन यहां से लेके बी तक, यहां से लेके बी तक तो जीरो नहीं होगा, बट बी से लेके सी तक टेंशन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। बी से लेके सी तक आपका टेंशन स्ट्रिंग में क्या हो सकता है, जीरो। तो उसकी कंडीशन क्या होगी, आपने देखा होगा कि अगर जो इसकी मिनिमम वैल्यू है, सर्कल कंप्लीट करने के लिए आपने इसकी वैल्यू देखा होगा, अगर u मिनिमम कितना है, u मिनिमम की वैल्यू कितनी आती है, √5gr, √5gr आती है मिनिमम वैल्यू फॉर द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए। और उस केस में टेंशन की मिनिमम वैल्यू कहां पर होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो होती है। क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, वहां पर जीरो होती है। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टेंशन कहां पर होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर। अगर जो उसकी वैल्यू कितनी है, √2gr से कम है, अगर √2gr से कम है तो वो क्या करेगा, आपका √2gr से कम है तो वो b से नीचे ही रहेगा, जो स्ट्रिंग है आपकी b से नीचे रहेगी और वो पेंडुलम मोशन करेगा, पेंडुलम मोशन इसी के बीच में करेगा। अगर √2gr से ज्यादा है बट √5gr से कम है, √2gr से ज्यादा है, √5gr से कम है, तो b और c के बीच में उसका टेंशन जीरो हो जाएगा और फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे टेंशन जीरो होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में चला जाएगा। और अगर उसकी वैल्यू √5gr है तो वो मिनिमम केस होगा जब वो सर्कल कंप्लीट कर लेता है, वो मिनिमम केस होता है जब सर्कल कंप्लीट कर लेता है। उस केस में हाईएस्ट पॉइंट पर जो c है वहां पर टेंशन हम क्या करते हैं, जीरो होता है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जस्ट जीरो हो जाती है। ये बेसिकली इस तरीके से सर्कुलर मोशन की कहानी थी। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर जहां पे टेंशन क्या होता है, टेंशन की जो क्रिटिकल वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं और उसकी क्रिटिकल वैल्यू को क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस टेंशन एट द क्रिटिकल पॉइंट क्या होना चाहिए, टेंशन एट द क्रिटिकल पॉइंट सी, क्रिटिकल पॉइंट कहां पर होगा, जो यहाँ पर सी पर होगा, वो क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू के लिए। जब भी आप u की मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो टेंशन एट सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब सर्कल कंप्लीट करने के लिए तो टेंशन की वैल्यू क्या चाहिए, आपको जीरो चाहिए। सर्कल कंप्लीट करने के लिए टेंशन रस्सी में जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप क्रिटिकल कंडीशन लगा रहे हो कि सर्कल जस्ट कंप्लीट कर जाए तो टेंशन ओनली हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो सकता है। बिकॉज अगर उससे पहले हो गया तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और उसके बाद में हुआ तो फिर क्या होगा, वो बाद में तो फिर कभी होगा नहीं, अगर पहले नहीं हुआ तो बाद में भी नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज क्या होगा, बाद में फिर से आपका mg का कंपोनेंट आ जाएगा और टेंशन में जीरो नहीं होने देगा, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर ही अगर आपका टेंशन जीरो हो रहा है तो वो मिनिमम कंडीशन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल जो टेंशन की वैल्यू होगा, टेंशन की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू वो क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और टेंशन की क्रिटिकल वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आप बोल सकते हो। समझ आ गया। तो हाईएस्ट पर मिनिमम केस में आप क्या करोगे, मिनिमम केस में जो सी पर आपका टेंशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बाकी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प ले सकते हैं। कंजर्वेशन एनर्जी और फोर्सेस को हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस केस में देखेंगे, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, किसी भी एंगल पर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर थीटा एंगल पर, तो यहाँ पर देखते हैं तो रस्सी में क्या है, इसकी टेंशन रहेगा टी, इसके अलावा यहाँ पे क्या लग रहा होगा, इसका mg, और इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा, जो चार्ज पार्टिकल है q, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है। एक इसकी वैल्यू क्या होगी, k स्क्वायर बाई r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, l स्क्वायर,
K Q L K बाई R स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इस तरफ ही किसी वेलोसिटी से जा रहा होगा, इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से जब ये पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा, कहाँ पर, हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर देख लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी की क्या सिचुएशन होगी। हाईएस्ट पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो सबसे इसकी वेलोसिटी क्या ले लेते हैं, v ले लेते हैं। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, रस्सी में क्या होगा, टेंशन होगा, और इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर एक और फोर्स लग रहा होगा mg भी लग रहा है। इसके अलावा क्या होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन में आपका क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर v इसकी स्पीड है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, mv² r, r क्या है यहाँ पर l, mv²l, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। इसके साथ साथ इसमें क्या लग रहा है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका K Q²/L², यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा K Q²/L²। समझ आ गया। यहाँ पे जब हाईएस्ट पॉइंट पर ये पहुंचा, हाईएस्ट पॉइंट पर, ये हाईएस्ट पॉइंट क्या लेते हैं C, हाईएस्ट पॉइंट पर इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक रस्सी में टेंशन होगा T, इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, और इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/l, और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q²/L²। ये फोर्सेस यहाँ पर लग रहे हैं। समझ आ गया। अब हमने क्या बोला कि यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पर अगर U की मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम केस में हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पर हम टेंशन निकालते हैं, यहाँ से T प्लस mg होगा, T प्लस T की वैल्यू क्या आएगी, T की वैल्यू टेंशन एट अगर हम C लिखेंगे तो यहाँ से क्या होना चाहिए, टेंशन एट C, इसको TC लिख लेते हैं, TC, ये क्या होगा, TC हो जाएगा TC क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, TC की वैल्यू क्या होगा आपका mg, और ये लिख सकते हैं mg माइनस क्या हो जाएगा, mg माइनस, डायरेक्शन तो कोई मोशन है नहीं तो टेंशन की वैल्यू सीधी सीधी लिख सकते हैं mg माइनस, ये आ जाएगा mv²/l और माइनस K Q²/L²। कोई डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन नहीं है, रेडियल डायरेक्शन में कोई मोशन है नहीं पार्टिकल का, ये इसका टेंशन रहेगा हाईएस्ट पॉइंट पर, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ आ गया। टेंशन की वैल्यू क्या होगा, ये बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है और माइनस mg हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा। समझ आया। इसको हमने उल्टा लिख दिया, टेंशन की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, TC इक्वल टू क्या हो जाएगा, TC होगा mv²/l प्लस K Q²/L² और माइनस mg, कितना होगा, और इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इसमें एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ से, वर्क एनर्जी थ्योरम याद है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, कंजर्वेशन एनर्जी लगा दो चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क डन बाय टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क कौन कौन कर रहा है यहाँ पर, वर्क करेगा टेंशन फोर्स प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यही कर रहा है, टेंशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स, यही होगा। दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या होगा, टेंशन इधर है, टेंशन इधर है, टेंशन हमेशा क्या लग रहा है, इसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा है, टेंशन हमेशा रेडियल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, 0। सिमिलरली वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रेडियल डायरेक्शन में है बट बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, इसका भी वर्क डन क्या आएगा,
जीरो आएगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका भी वर्क डन जीरो, तो ओनली किसका वर्क डन बचा, ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन बचा। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम इनिशियल पॉइंट से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक कंजर्वेशन एनर्जी लगा रहे हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था mg, नीचे लग रहा है, mg तो हमेशा नीचे लग रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 2l का, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ la और la 2l, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m माइनस mg इंटू 2l। फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो माइनस mg इंटू 2l, और दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, ये होगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से एम बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा, यहाँ से एम बी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, एम बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितना, एम यू स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, तो होगा एम यू स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर माइनस 4 एम जी एल, एम यू स्क्वायर माइनस 4 एम जी एल, यही होगा। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम यू स्क्वायर इधर जाएगा, तो 4 एम जी एल हो जाएगा। अब इसकी एम बी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पर रख देते हैं, इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ पर इसमें टेंशन वाली इक्वेशन में रख देते हैं, टेंशन वाली इक्वेशन में एम बी स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ पर रख दो, यहाँ से क्या हो जाएगा, एम यू स्क्वायर माइनस 4 एम जी एल, एम यू स्क्वायर माइनस 4 एम जी एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, यहाँ पे क्या था एल, और माइनस एम जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होगा, ये तो होगा। बाकी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम u की वैल्यू लिखेंगे, u की वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ से एम यू स्क्वायर बचेगा, तो ये आपको कितना जाएगा, एम जी एल इस तरफ जाएगा, तो u की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, u विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, u विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या होगा, एम जी एल एक यहाँ से और एक एम जी एल यहाँ से, 4 एम जी एल यहाँ से, तो 5 एम जी एल हो जाएगा, तो 5 एम जी एल, और ये माइनस में चला जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई, इसमें एल से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, एल के क्यू स्क्वायर बाई एल, के क्यू स्क्वायर बाई एल, और यहाँ से m से भी हम डिवाइड कर देते हैं, m से भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो के क्यू स्क्वायर 5gl के क्यू स्क्वायर बाई m इंटू एन, इतना हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5gl माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एम एन, ये हमारा आंसर होगा। तो l क्या है यहाँ पर, उसी तरीके से हमारा आंसर है, मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 5gl, l को अगर आप रेडियस लेते हो तो अंडर रूट ऑफ 5gr माइनस के क्यू स्क्वायर बाई m इंटू आर। तो यहाँ पर बस एक एक्स्ट्रा फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ गया, उतना पोर्शन आपका सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर एक फोर्स नहीं होता तो आंसर क्या आता, अंडर रूट ऑफ 5gr, समझ आ गया, अंडर रूट ऑफ 5gr, इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ से आता, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन को क्लब करके भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पता होना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट में हम टेंशन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, और इसके अलावा वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन एनर्जी लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मिनिमम वेलोसिटी की कंडीशन पता होनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, अंडर रूट ऑफ 5gr माइनस के क्यू स्क्वायर बाई m इंटू आर हो जाएगी। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस लेंथ के बराबर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका IIT में पूछा गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी मिलेंगे जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हम जो इसमें क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमें चार्ज पार्टिकल गिवन होता था, उस पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना होता था, ठीक है। तो हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते थे, के क्यूब इनटू 2 बाई आर स्क्वायर से,
और अगर हमें उसका डायरेक्शन निकालना होता तो वो हम लॉजिक से निकाल सकते हैं कि उसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया है कि एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है आपका 2,4 पर, दूसरा रखा हुआ है आपका 5,7 पर, और आप उस पर क्या निकालो, फोर्स निकालो ड्यू टू द अदर चार्ज पार्टिकल। फोर्स कैलकुलेट करना है इन आई कैप जे कैप वेक्टर फॉर्म में। तो उसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे? कैलकुलेट हम मैग्नीट्यूड तो हम डायरेक्टली निकाल ही सकते हैं, लेकिन आई कैप जे कैप में लिखने के लिए आपको उसका वेक्टर फॉर्म पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे यूज करते हैं? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा हम तरीका याद रखेंगे। बुक्स वगैरह में देखोगे तो आपको काफ़ी थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट हो सकता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा मिक्स करके आपको समझाया हुआ होता है। तो हम सिंपल सा इसमें देखते हैं। सपोज आपको एक चार्ज पार्टिकल क्या रखा हुआ है, Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2, और एक किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखे हुए इस तरीके से। ठीक है, Q1 Q2 इस तरीके से चार्ज पार्टिकल है। दोनों के बीच में आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है। ये कितना दिया, r डिस्टेंस दिया गया। ठीक है, r डिस्टेंस के मैंने अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सपोज फोर्स निकालना है किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पर, किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकालना है कितना है। तो अगर हम फोर्स का मैग्नीट्यूड देखेंगे, यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड देखेंगे किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, तो कितना हो जाएगा। जैसे अगर दोनों पॉजिटिव है तो इस पर अगर हम फोर्स देखते हैं तो वो कितना होगा, F, और F क्या होगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो होगा, ये क्या होगा, इसमें जो फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अभी फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन हमें इसमें क्या होगा, डायरेक्शन हमें इस तरीके से बता रहे हैं कि इधर लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो फोर्स किस पर है, किस पर है आपका, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो हम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 उसके लिए क्या ले लेते हैं, एक वेक्टर ले लेते हैं, आर वेक्टर ले लेते हैं। तो अगर हम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड हो, इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा अपॉन इसकी डायरेक्शन में क्या लिख सकते हैं हम, यूनिट वेक्टर। यही हमने यूनिट वेक्टर में पढ़ा था। किसी भी अगर हमें मैग्नीट्यूड को क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में बदलना है, तो उसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको क्या कर देते हैं हम, आर कैप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 2 पर 1 की वजह से फोर्स, 1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन में वेक्टर क्या था, आर, और आर वेक्टर क्या था आपका, आर कैप क्या था, आर कैप था आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब भी आपको क्या करना है, किसी भी पार्टिकल पर फोर्स लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, F21 आ जाएगा। तो F21 क्या था, इस पर फोर्स था, ये आपका F21 ही तो है। ठीक है, ये F21 का क्या है, मैग्नीट्यूड। ये क्या हो जाएगा, F21 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। समझ आया, ये आपका F21 का क्या है, मैग्नीट्यूड है, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। उसके लिए डायरेक्शन बताने के लिए हमने क्या किया, इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में बन गया। इसको और अच्छे से लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, F21 इक्वल टू लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई आर क्यूब, K Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये आपका क्या हो गया, इसका वेक्टर फॉर्म हो गया इस तरीके से, K Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। समझ आ गया, K Q1 Q2 बाई आर वेक्टर। इस तरीके से लिख सकते हैं। आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर क्या है, Q2 पर जिस पर फोर्स निकाल रहे हैं, आर वेक्टर का हेड उस पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जिस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकाल रहे हैं, आर वेक्टर का हेड कहाँ पर होना चाहिए, उस पर, वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आर वेक्टर है आपका जो डिस्टेंस था आर, उसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर हो जाएगा। अब इसी में कई सारे बुक्स में क्या दिया होता है, आपको क्या दे दिया, चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर दे दिया। डराने के लिए काफी सारी चीजें बना देते हैं। क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया R1, इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया R2। ठीक है, और आप पूछा कि इसके बीच में फोर्स निकालो। ठीक है, तो इससे कुछ डरने की बात नहीं है। हम सीधे सीधा क्या कर सकते हैं, हम आर वेक्टर निकाल सकते हैं। यहाँ पर आर वेक्टर क्या आएगा, आर वेक्टर हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ही तो निकालना है। आर वेक्टर क्या होगा, R2 माइनस
r1 वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड क्या होगा r मैग्नीट्यूड, r का मैग्नीट्यूड क्या होगा r होगा, और वो किसके बराबर होगा r2 माइनस r1 इसके मैग्नीट्यूड के बराबर। ये हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर फोर्स को हम लिख सकते हैं F21। अगर आपको इसी फोर्स को लिखना है तो क्या लिखेंगे, F21 इज इक्वल टू, r की जगह ये रख दो, r की जगह ये रख देंगे हम, तो कितना आ जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 इसका होल क्यूब इंटू क्या होगा R2 माइनस R1। ये हो जाएगा। इस तरीके से भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, R2 माइनस R1, R1 R2 क्या होंगे, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब, बिकॉज R2 माइनस R1 क्या था, R का मैग्नीट्यूड। R का मैग्नीट्यूड क्या होगा R2 माइनस R1, तो यहाँ पर होल क्यूब हो गया। लेकिन अगर आप इस तरीके से ध्यान रखोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। बस आपको क्या करना है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ये ध्यान रख सकते हो आप कि जिस चार्ज पार्टिकल को फोर्स निकालना है उसके अलोंग आप क्या लोगे, उसके अलोंग क्या लोगे यूनिट वेक्टर। उसके अलोंग यूनिट वेक्टर लेंगे मींस क्या होगा, जो वेक्टर होगा जिस पर फोर्स निकालना है, जो आपका जो r वेक्टर है उसका हेड उस चार्ज पार्टिकल पर होना चाहिए। ठीक है। अब अगर इसमें जैसे यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज लिए थे, अब अगर कोई पूछे कि यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, सपोज यहाँ पे नेगेटिव होता तो इस फोर्स की डायरेक्शन फिर इधर हो जाता, नहीं हो जाता, फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाता, और फोर्स की डायरेक्शन इधर होता बट आर वेक्टर तो इधर होता, तो फिर क्या होगा, फिर कैसे हमारी डायरेक्शन आएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, अगर आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वेक्टर फॉर्म में जब भी आप क्या करते हो, फॉर्मूला यूज करते हो, तो वहां पर चार्ज क्या रखते हैं, विद साइन रखते हैं। क्या रखते हैं, जो भी चार्ज पार्टिकल है उसका साइन रखेंगे इनमें। ये जो फॉर्मूला है इसमें आप क्या रखोगे, चार्ज का साइन रखेंगे। चार्ज का साइन रख दो तो अपने आप क्या होगा, अपने आप आपकी डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा। देखो जब यहाँ पे Q1 Q2, यहाँ पे जैसे Q2 नेगेटिव है तो यहाँ पर आप नेगेटिव रखोगे तो यहाँ पे जो R वेक्टर एक माइनस आ जाएगा, माइनस R क्या होगा, यहाँ पर R वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, और वो फिर फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन को बताएगा। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहले फर्स्ट क्या होगा, जो R वेक्टर का हेड है, R वेक्टर का जो हेड होगा वो उस चार्ज पार्टिकल पर होना चाहिए जिस पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। जैसे हमें Q2 पर निकालना था तो R वेक्टर का हेड Q2 पर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू Q1 के रिस्पेक्ट में। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, जो क्या होगा, चार्ज को विद साइन रखना है। Q1 Q2 को क्या रखना है, विद साइन। जब भी वेक्टर फॉर्म, जहां पे भी आप किसी भी चीज का वेक्टर फॉर्म यूज करोगे वहां पे चार्ज विद साइन रखना है, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपकी डायरेक्शन आ जाएगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ आ जाएगा। समझ आ गया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एक साथ हम इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट की जो आपका फॉर्म होता है वो बेसिकली क्या होगा, जब आपको पोजीशन वेक्टर दिया गया है और एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में आपको यूनिट वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है तो उसको हम फिर फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ज्यादातर आपको कहाँ पर यूज होगा, जैसे आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको चार्जेस दिए होंगे तो वहां पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज हो जाता है। जैसे एक सिंपल सा हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है आपका 5 कूलम चार्ज पार्टिकल है आपका कुछ 6,8 पर। 5 कूलम चार्ज पार्टिकल 6,8 पर है और -2 कूलम चार्ज पार्टिकल है आपका 3,4 पर। इस तरह के चार्ज पार्टिकल निकालना है आपको। निकालना है फोर्स ऑन 5 कूलम चार्ज पार्टिकल ड्यू टू -2 कूलम चार्ज पार्टिकल। ये हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। फाइंड फोर्स ऑन 5 कूलम ड्यू टू -2 कूलम। 5 कूलम पर फोर्स कैलकुलेट करना है ड्यू टू -2 कूलम। सिंपल सा हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है जस्ट इसको अप्लाई करने के लिए, कैसे इसको यूज करते हैं। 5 कूलम पर फोर्स निकालना है ड्यू टू -2 कूलम चार्ज पार्टिकल। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं। इस तरीके से आपको गिवन है, दोनों चार्ज पार्टिकल बना लेते हैं। ये -2 कूलम चार्ज पार्टिकल है,
यहाँ पर -2 कूलम चार्ज पार्टिकल हो गया, ये कहाँ पर रखा हुआ है 3,4 पर, और एक और दूसरा चार्ज पार्टिकल है आपका 5 कूलम चार्ज पार्टिकल, ये रखा हुआ है आपका 6,8 पर। आपको बस क्या बनाना है, इनका वेक्टर ही तो बनाना है, एक आर वेक्टर। 5 कूलम पर फोर्स निकालना है, तो आर वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला। आर वेक्टर को सीधे सीधे लिख सकते हैं, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। आर वेक्टर को क्या लिखते हैं, r2 - r1 से क्या लिखेंगे 8 - 4, ठीक है, और 6 - 3, 6 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, यही तो होता है आर वेक्टर इक्वल टू r2 - r1। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा √3² प्लस 4², तो ये कितना हो गया 5, यही तो होगा 3² प्लस 4² 5 हो गया। अब फोर्स हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखते हैं, क्या था फोर्स K(Q1 Q2 R³ इनटू आर वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा K(Q1 Q2), K हो जाएगा, आपको क्या निकालना है डायरेक्शन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी दिया हुआ है, तो Q1 क्या ले लेते हैं -2 और Q2 ले लेते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 अपॉन क्या हो जाएगा r³ कितना है 5 का क्यूब, और ये कितना आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, ये आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा -2, और ये आ जाएगा आपका -2k/25, और ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। इतना फोर्स आपका वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, इतना फोर्स आपका न्यूटन में आ जाएगा इन वेक्टर फॉर्म। तो इसमें आपको वेक्टर फॉर्म का फायदा ये है कि इसमें आपको डायरेक्शन निकालने की अलग से जरूरत नहीं है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन दोनों है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों एक साथ आ जाता है। तो सिंपल सा आपने क्वेश्चन लिया था, इसमें ज्यादा कुछ खास बात है नहीं, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आर वेक्टर लिखना आना चाहिए। आर वेक्टर किससे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर से लिखेंगे, उनके पोजीशन वेक्टर से r2 - r1, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, बाकी फॉर्मूले में रख देंगे, ये फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन जनरली क्या होगा आपके कई बार अगर आ भी जाते हैं तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा और आगे चल लेते हैं। जैसे हमें क्या दिया हुआ है, एक और हमें एक स्क्वायर पिरामिड गिवन है। क्या गिवन है, स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड दिया हुआ है इस तरीके से। स्क्वायर पिरामिड का बेस क्या होता है, स्क्वायर, इस तरीके से स्क्वायर पिरामिड है। ये क्या है, स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड जिसके वर्सेस पर आपके चार्ज अरेंज्ड है। क्या चार्ज अरेंज है, क्यू 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 क्यू, यहाँ पे क्यू, इस तरीके से 5 चार्ज पार्टिकल्स अरेंज है। ठीक है, जो स्क्वायर पिरामिड है उसकी लिख लेना स्क्वायर पिरामिड। इसकी हमें जो साइड है, बेस का जो साइड है वो दिया हुआ है √2a, बेस की साइड गिवन है √2a, और जो आपका टॉप पर जो चार्ज पार्टिकल रखा है उसका इसके सेंटर से, बेस के सेंटर से हाइट दिया हुआ है स्मॉल ए, बेस के सेंटर से इसकी हाइट स्मॉल ए गिवन है, इस तरीके से दिया हुआ है। समझ आ गया, टॉप वाले चार्ज पार्टिकल की आपको हाइट दिया है इसके सेंटर से, ए दिया हुआ है, इसका सेंटर सपोज क्या ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं। तो आपको फोर्स क्या निकालना है, फोर्स ऑन द दिस चार्ज पार्टिकल, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। इस पर नेट फोर्स कितना होगा, जो टॉप पर चार्ज पार्टिकल है उस पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ लो एक बार। आपको स्क्वायर पिरामिड दिया हुआ है, 5 चार्ज पार्टिकल्स अरेंज्ड है, ये आपका स्क्वायर इसका बेस है, और बाकी एक टॉप पर आपका चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, जो टॉप पर चार्ज पार्टिकल है उस पर फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, एक तो आप लॉजिकली निकाल सकते हो, आप लॉजिकली निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, हर चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स निकालो और डायरेक्शन निकालो,
और फिर जाके क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, कंपोनेंट वगैरह करके कुछ सॉल्व करोगे। लेकिन यहाँ पर फोर्स क्या आएगा, 3 डायमेंशन में आएगा। फोर्स अगर 3 डायमेंशन में आएगा तो फिर आपको यहाँ पे कंपोनेंट करना है, एंगल निकालने में थोड़ी सी क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। थोड़ा आप इमेजिनेशन करोगे तो इससे और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अब इसको क्या होगा, थोड़ा सा आसान तरीका बताएंगे, बिल्कुल वेक्टर फॉर्म को यूज करके, वेक्टर फॉर्म को यूज करके आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसका तरीका क्या होगा, सोचने का तरीका क्या होगा वो आप देख सकते हो। हम इसको क्या करते हैं, पहले चार्जेस को कोऑर्डिनेट सिस्टम में अरेंज करते हैं। चार्जेस को क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में अरेंज कर लेते हैं इस तरीके से। ये आपका क्या होगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। हम चार्जेस को इस तरीके से अरेंज कर देते हैं। एक चार्ज क्यू यहाँ पर इस तरीके से हो गया, क्यू क्यू क्यू। ये क्या हो गया, सेंटर ओ। ये क्या है, ये इस पिरामिड का बेस है। ये इस पिरामिड का क्या है, बेस, या फिर आप बोल सकते हो कि इसका टॉप व्यू है। इसका अगर टॉप व्यू बनाओगे, इस पिरामिड का, तो उसका आपको केवल बेस दिखेगा, नहीं दिखेगा, बिल्कुल चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सेंटर पर, इसको फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बेस हो गया, जिसकी जो लेंथ है, ये वाली साइड कितनी है, √2a। ये सारी साइड क्या है, √2a। इन सारे चार्ज पार्टिकल का कोऑर्डिनेट अगर हम लिखेंगे कितना होगा, सारे चार्ज पार्टिकल कोऑर्डिनेट्स, ये आपकी √2a, ठीक है। सारी साइड √2a, a √2a, a √2a, a √2a, ठीक है। इन चार्ज पार्टिकल को नंबरिंग दे देते हैं। आपका एक चार्ज पार्टिकल 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इस तरह के चार्ज पार्टिकल हो गए, ठीक है। इनके अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, चार्ज पार्टिकल्स का, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कितना होगा, क्या होगा, एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए, ये √2a है, ये वाली साइड ए हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये तो ए होगी, ठीक है। तो इसके हो जाएंगे a 0 0, ये हो जाएगा, 3 डायमेंशन में लिखेंगे। इस पर लिखेंगे तो क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 0 a 0, इसका कोऑर्डिनेट, इसका क्या होगा, -a 0 0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0 -a 0, ये हो गया। अब फिफ्थ चार्ज पार्टिकल कहां पर है, जो टॉप वाले चार्ज पार्टिकल है, ये वाला चार्ज पार्टिकल, ये चारों तो कौन से हो गए, बेस वाले। ये वाला फिफ्थ कहां पर होगा, फिफ्थ कहां पर होगा आपका z एक्सिस पर। फिफ्थ कहां पर है, यहाँ पर, फिफ्थ आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। फिफ्थ यहाँ पर होगा, कितनी डिस्टेंस पर होगा, a डिस्टेंस से पर, इस सेंटर से z एक्सिस पर होगा, a डिस्टेंस पर। तो जो फिफ्थ चार्ज पार्टिकल है वो कहां पर है, वो है आपका 0, 0, a। ये फिफ्थ चार्ज पार्टिकल है, जबकि फिफ्थ चार्ज पार्टिकल है q, वो 0, 0, a पर अरेंज्ड है। समझ आ गया। अब आपको फिफ्थ चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लिखना है, तो क्या करेंगे, इस पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, 1 2 3 4, ये चारों चार्ज पार्टिकल लगाएंगे। तो चारों चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या लिखते हैं, फोर्स को लिखते हैं, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो एक एक करके हम लिखते जाते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पर। वेक्टर फॉर्म में लिखना आना चाहिए डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, k q1 q2 तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इनटू क्या होगा, r वेक्टर क्या हो जाएगा, r वेक्टर के लिए 5 पर 1 की वजह से लिख रहे हैं, 5 पर 1 की वजह से, तो r2 होगा, r1 होगा, r2 माइनस r1, तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, a k कैप प्लस a j कैप, यही होगा। r2 माइनस r1, इसका वेक्टर क्या होगा, a k कैप, और इसका होगा a j कैप माइनस a j कैप, r2 माइनस r1 a k कैप बाई a j कैप अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा √2a, इसका मैग्नीट्यूड √2a आएगा। या फिर आप लॉजिकली सोचोगे तो ये वाली लेंथ क्या होगी, जो यहाँ से लेके इस चार्ज पार्टिकल से यहाँ तक की डिस्टेंस है √2a होगी। यहाँ से √2a का क्यूब क्या होगा, √2a का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1,
ये लिखेंगे। सिमिलरली लिख सकते हैं हम फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2 लिख सकते हैं हम, जल्दी जल्दी लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाई रूट 2a का क्यूब, इसमें भी यही रहेगा। और इसका वेक्टर क्या होगा, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2, इसमें बस क्या आ जाएगा a k कैप माइनस a i कैप, कितना होगा a k कैप माइनस a i कैप। फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3 लिखेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2a का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका फोर्स ऑन 3, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3 कितना होगा a k कैप माइनस a j कैप। और फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4 ये होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2a का क्यूब, और इनटू क्या होगा a k कैप प्लस a i कैप। ये फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4 हो जाएगा। समझ आ गया। ये सारे फोर्सेस आपको डायरेक्टली इस तरीके से लिखना आना चाहिए। सबका हमने क्या लिखा है, यहाँ पे वेक्टर लिखा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा r2 माइनस r1 से, और उसके मैग्नीट्यूड का नीचे क्यूब आएगा, बाकी तो के क्यू स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, इस पर नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स क्या होगा, इन सारे फोर्सेस का सम, वेक्टर सम कर देंगे। F इक्वल टू फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4, ये हो जाएगा। तो सबको प्लस कर दो तो क्या बचेगा, क्या बचेगा आई कैप से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और जे कैप से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 4 a k कैप, ये बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर और a k कैप आपका 4 टाइम्स ऐड होगा, तो ये कितना आएगा 4a k कैप, कितना आएगा। और नीचे क्या बचेगा रूट 2a का क्यूब, रूट 2a का क्यूब कितना होगा, रूट 2 का 2 रूट 2 हो जाएगा, और ये a क्यूब कितना आएगा 2 रूट 2 का क्यूब और a क्यूब। यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, 4a k कैप था तो 4a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से फोर्स कितना बचेगा, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और रूट 2 बचेगा, रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू के कैप, रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू के कैप, ये बचेगा रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू के कैप। ये हमारा नेट फोर्स आ जाएगा। ये क्या होगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 5 ड्यू टू all the charges on the planet। समझ आया। तो यहाँ पे बेसिकली सोचने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए, कैसे हम इसको सोचेंगे। तो हमें इसको बेसिकली हमने क्या किया, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में अरेंज किया। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में अरेंज किया हमने, क्या मान लिया, इसके सेंटर को, जो बेस था, बेस के सेंटर को हमने ओरिजिन मान लिया, बेस के सेंटर को ओरिजिन माना, और इन चारों चार्ज पार्टिकल को क्या कर दिया हमने, चारों चार्ज पार्टिकल को एक्सिस पर रख दिया, एक्स वाई एक्सिस पर रख दिया, और जो फिफ्थ चार्ज पार्टिकल को कहां पर रख दिया, जेड एक्सिस पर। तो इस तरीके से 3 डायमेंशनल सिस्टम में हमने क्या किया, पांचों चार्ज पार्टिकल को अरेंज कर दिया। इस तरीके से अरेंज किया कि हमें जो कोऑर्डिनेट्स लिखने में कोई डिफिकल्टी ना हो। उसी तरीके से आपको वैल्यूज भी दी गई है, ठीक है। इसी तरीके वैल्यूज दी है तो आप इसको क्या कर सकते हो, आसानी से कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। और एक बार कोऑर्डिनेट लिखेंगे, बाकी क्या कर सकते हो, आप सबके पोजीशन वेक्टर निकाल के, पोजीशन वेक्टर और निकाल के उससे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। सब पर हम क्या लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे। सब चार्जेस की वजह से फिफ्थ पर हमने फोर्स लिखा, और नेट फोर्स के लिए क्या कर दिया, सबको वेक्टर सम हमने कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से वेक्टर सम में आपका नेट फोर्स आ गया। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से समझ में आना चाहिए कि जो है हम वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, ज्यादातर हम कहाँ पर यूज करेंगे, 3 डायमेंशन में यूज कर सकते हैं। अगर 3 डायमेंशन में हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा आसानी रहेगा, ठीक है। हमें कुछ ज्यादा उतना सोचना नहीं पड़ेगा, बस आपको सिंपल क्या होना चाहिए, मैथ्स लगाने चाहिए, सिंपल वेक्टर का यूज करना आना चाहिए। समझ आ गया, ठीक है। तो अब इसी पर हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए हम कर लेते हैं। बाकी तो आपको इसी तरीके से फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, पोजीशन वेक्टर लिखना है, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है, और फॉर्मूला यूज करना है, और कुछ इसमें है नहीं। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो केवल आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो।
जैसे ये देख लेते हैं, इस तरीके से आपको क्या दिया है, क्यूब दिया हुआ है, एक क्यूब है, इस तरीके से क्यूब दिया है। ये क्या होगा आपका क्यूब, और ये क्यूब आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा हुआ है एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग। ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया आपका ओरिजिन। इस तरीके से आपका एक क्यूब रखा हुआ है, इसकी साइड आपको गिवन है, क्यूब साइड गिवन है 1 मीटर, साइड 1 मीटर दिया हुआ है। इसके वर्सेस पर आपके चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं इस तरीके से, क्यू 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 क्यू, यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर रखा हुआ है क्यू, और यहाँ पर भी क्यू। इस तरीके से 8 चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं। इनको नंबर दे देते हैं यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 और 8। इस तरीके से 8 चार्ज पार्टिकल्स हो गए, 8 चार्ज पार्टिकल्स हो गए। साइड ऑफ द क्यूब गिवन है आपको 1 मीटर। आपको क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल 6। इस पर नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 6 चार्ज पार्टिकल है, इस पर नेट फोर्स निकालना है। 3 डायमेंशन में वेक्टर फॉर्म यूज कर सकते हैं। कितने फोर्स लगेंगे 6 चार्ज पार्टिकल पर, 8 चार्ज पार्टिकल है, कितने फोर्स लगेंगे, कितने लगेंगे 7 बिकॉज जो रिमेनिंग 7 चार्ज पार्टिकल्स हैं इस पर 7 फोर्सेस लगाएंगे। उन सबको आपको क्या करना है, वेक्टर फॉर्म लिखना है और वेक्टोरियली उनको ऐड कर देना है। ठीक है, तो लिखना हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से वेक्टर फॉर्म। क्या क्या हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1, ये लिखना है फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 5, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 6, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 6 नहीं होगा, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 7, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 8। ये 7 फोर्सेज आपको लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से फर्स्ट से, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1। सबसे पहले क्या होगा, आपको सबके कोऑर्डिनेट्स लिखना आना चाहिए। सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखेंगे सबके। ये तो आपका जो 1 पर है वो ओरिजिन हो गया, जो 2 पर होगा इसकी साइड ए है, अगर इसकी साइड हम क्या ले लेते हैं 1, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1 0 0, इसके 1 0 0 हो गए। ये क्या होगा 0 1 0, और इसके हो जाएंगे 0 0 1। पहले लिख लिया। नेक्स्ट क्या होगा, इसका लिखते हैं हम, तो इसके क्या हो गए 1 1 0, तो ये एक्स वाई प्लेन में है तो 1 1, जेड कोऑर्डिनेट 0। इसका लिखते हैं एक इसमें एक्स जेड प्लेन में, तो इसका कितना होगा 0 1 0 1। एक्स जेड प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक है आपका वाई जेड प्लेन में, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा तो 0 1 1। तो इस तरीके से सारे चार्ज पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट आ गए, तो सारे चार्ज पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स आ गए। बस हमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में फोर्स लिखना है। तो लिखते हैं फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1। 6 का भी कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। 6 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 6 का होगा 1 1 1। 6 का होगा 1 1 1। तो फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1 क्या लिखेंगे, k q स्क्वायर बाई k q स्क्वायर, और वेक्टर क्या होगा 6 1 की वजह से ये तो क्या हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसका इसके रिस्पेक्ट में वेक्टर तो क्या आएगा, i कैप j कैप k कैप, इसका पोजीशन वेक्टर है, इसका क्या है 0 ओरिजिन है। अपॉन क्या हो जाएगा, इसकी जो डिस्टेंस होगा वो √3 होगा, नहीं होगा। ये आपकी कितनी साइड है 1 है, ये आपका √2 होगा, ये 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा √3 का क्यूब। तो √3 का क्यूब हो जाएगा यहाँ।
क्या जाएगा, √3 का क्यूब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इतना है। नेक्स्ट लिखते हैं फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2। फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2 कितना आएगा, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2 लिखेंगे, कहां पर है 6 ड्यू टू 2 एयर, इसकी वजह से फोर्स लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालते जाओ आप सीधा। तो ये कितना हो जाएगा KQ स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर, और ये वाला पोजीशन वेक्टर लिखना है I कैप J कैप K कैप है 6 का I कैप J कैप K कैप है, और इसका क्या है I कैप माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा J कैप प्लस K कैप, और अपॉन क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो √2 का क्यूब, ये क्या होगा √2 का क्यूब। नेक्स्ट फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 3 आपका ये पार्टिकल दिया हुआ है, ये कितना होगा KQ स्क्वायर, और इसके लिए क्या हो जाएगा वेक्टर, इसका I कैप J कैप K कैप, तो यहाँ पे K कैप बचेगा ओनली, क्या बचेगा K कैप अपॉन होगा यहाँ से कितना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 4 पार्टिकल आपका वहां पर रखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना आएगा KQ स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा I कैप प्लस K कैप, यहाँ पर क्या जाएगा ये I कैप प्लस K कैप, J कैप वाला कंपोनेंट कट जाएगा, और इसका भी जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होगा √2 का क्यूब। नेक्स्ट लिखते हैं फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 5 फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 5 चार्ज पार्टिकल आपका वहां पर रखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा KQ स्क्वायर इंटू क्या आएगा इसमें J कैप K कैप कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका I कैप अपॉन ये डिस्टेंस कितनी आएगी इसकी 1 का क्यूब, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। नेक्स्ट होगा यहाँ पर फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 7 चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है, उसकी वजह से फोर्स कितना आएगा KQ स्क्वायर इंटू क्या होगा यहाँ से, ये वाली क्या हो जाएगी आपके I कैप और K कैप कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा J कैप अपॉन 1 का क्यूब। और लास्ट बचा चार्ज पार्टिकल एट 8, इसकी वजह से फोर्स कितना होगा, इसकी वजह से फोर्स हो जाएगा KQ स्क्वायर, और K कैप वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा I कैप प्लस J कैप अपॉन √2 का होल क्यूब। इस तरीके से फोर्स लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या होगा चार्ज पार्टिकल 6 पर जो रिमेनिंग 7 चार्ज पार्टिकल है उनकी वजह से फोर्स हमने लिखा, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, इस पर नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स निकालने के लिए सबका क्या कर दो वेक्टर सम, F नेट क्या होगा F फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1 फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2 फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा मेथड होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ हम यूज कर सकते हैं, जहाँ पर क्वेश्चंस हमें पूछा जाएगा कि आप इसका फोर्स निकालो I कैप J कैप के फॉर्म में, या फिर चार्जेस कहाँ पर अरेंज है 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो इस तरीके वेक्टर फॉर्म हम यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ गया।